बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के निकात के बाद अब हुकूमत साजी का मामला शुरू हो गया है। इंतखाबी नताइज आने के बाद जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो हंग पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी एक सियासी जमात के पास खुद से हुकूमत बनाने की अददी हैसियत अभी हासिल नहीं, लिहाजा कोलिशन यानी इत्तेहादी हुकूमत बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि सियासी जोड़ तोड़, मुशावरत और मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। 2 रोज़ लाहौर में हमने देखा पॉलिटिकल एक्टिविटी का मरकज़ महवर बना रहा और अब सारे मामलात इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है जिसमें फैसले किए जाएंगे कि नून लीग के साथ सियासी अगर मिलाप होता है तो किन बुनियादों पर होगा। फिर हमें यह भी खबर मिली है कि मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, MQM पाकिस्तान के वफूद भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कल मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की मजलिस आमला का इजलास हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते हैं, बल्कि कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं 92-93 के करीब, उनकी जानिब से अब बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है PTI के, कहा गया है कि वो किसी से अलाई नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगे और अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने को तरजीह देंगे। इस सियाको सबाक के साथ हम बात करेंगे। फिर इंतखाबात के नताइज के बाद आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब हो, मुस्ताफ़ी होकर चेयरमैनशिप से सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। परवेज़ खटक साहब ने आर्जी तौर पर ब्रेक ले ली है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह और चेयरमैन हैं और उसके साथ साथ अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक साहब ने जमात इस्लामी की अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इंतखाबात में जमात इस्लामी की कारकर्दगी रही उस बुनियाद पर इस्तीफ़े दे रहे हैं। दूसरी जानिब आज हमने देखा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश थे उस तनाज़ुर में इंतखाबात का पुरअमन अंदाज में इनेकाद हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि बिलाशुबा एक सही बात है क्योंकि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के चैलेंजेस तो दरपेश हैं। इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातें गिला कर रही थी कि वो नहीं निकल पा रही, लेकिन इतनी ह्यूज एक्सरसाइज हुई, हमने उस पर पूरी ट्रांसमिशन की। वोटिंग सुबह 8 से 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा अहम किरदार रहा है। इन नुकात पे हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमें 3 मुमताज़ शख्सियात ने ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ नशिस्त कर रहे हैं सेनेटर हमायूं खान मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है, सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने वीडियो लिंक पर। आप मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा है और सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब का बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ताहिर नईम मलिक साहब ने, मारूफ तजिया निगार हैं और बिलखसूस इलेक्शन मैथड ट्रांसमिशन में आपने देखा था कि इन्हें हल्के बड़े ख़ानदानों मुल्क की इंतखाबी सियासत पे गहरी गिरफ्त हासिल है। और हम इस वक्त मौजूद है इलेक्शन सिटी में, जहां से हमने आपको ट्रांसमिशन भी दी थी और इलेक्शन 2024 पे हमारे इसी की कंटिन्यूएशन है। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। सेनेटर हमायूं साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एक अच्छा नतीजा इन वे आया कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा आपने मेजॉरिटी हासिल की है। 2013 में कोलिशन गवर्नमेंट थी, 18 में 2/3 और अब तो मेरे ख्याल में 2/3 से भी थोड़े से आप आगे गए और वफाक में भी 93 इंडिपेंडेंट बैक PTI के कैंडिडेट्स हैं। आपके इस बल्ले का निशान नहीं था, इसलिए आज़ाद थे। लेकिन अब मैं सुन रहा था चेयरमैन जो आपकी जमात के बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन बेंचों पर बैठ के अपना किरदार अदा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से बहुत से नाम गर्दिश कर रहे हैं, कुछ बताइएगा। कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ कमेटियां भी बनाई गई हैं। आप सेनेटर ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, क्या आगे का आपको मंजरनामा नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप जितने भी सर्वेज हो रहे थे, जो प्राइवेटली हो रहे थे या जनरली हो रहे थे, उसमें यही हो रहा था कि KP में लोग कहते थे कि 80-90% जो लोग थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ माइल थे। उसमें पंजाब में जो थे वो 60-70% लोग जनरली कहते थे PTI की तरफ माइल थे। उस लिहाज से देखें तो रिज़ल्ट्स तो वही प्रेडिक्टेबल थे। हाँ, उसमें बाज़ जगहों पे चेंज हुआ। मेरे लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जो चेंज आया था वो रात 10-10 बजे के बाद आया था, जब GA न्यूज़ ने 2 रिज़ल्ट्स दिखाए थे, एक NA 130 का और एक मानसरे वाला का।
वो जो मियां नवाज शरीफ का अपना हलका है और एक उनके समधियों का हलका है जहाँ से वो हार गए थे। अब आई डोंट नो दामाद ने हरवा दिया था। दामाद का हल्का है। दामाद के उधर ना जी। उधर वैसे जो आपने थे। जियो की बात की, पीटीवी देते ये प्रोग्रेसिव नताइज थे। जो भी थे ना प्रोग्रेसिव थे, प्रोग्रेसिव होते जैसे लेकिन 350 नहीं ठीक है पोलिंग ना, देखिए स्टेशन ना में वो 50 के। मैं ये बात बता रहा हूँ, जी। जब आप जा रहे होते ना, जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो, अचानक आपको पता चलता है ओहो ये तो मसला गलत तरफ जा रहा है, तो आप वहाँ पे इंटरफेयर करते हो और उस इंटरफेरेंस के बदले में मुदाखलत या जो भी है ना, उसके बदले में चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो वहाँ से चेंज होनी शुरू हुई है। लेकिन देखिए जब हम इन चीज़ों को करते हैं और फिर उसके बाद आज मियाँ जावेद इकबाल साहब ने भी एक, जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक बहुत बड़ा वो बयानात देने शुरू कर दिए और गिले शिकवे करने शुरू कर उन्हें दिए भी हैं। शिकस्त हुई है, उन्हें भी शेखुपुरा से। शिकस्त तो मियाँ साहब को भी होनी चाहिए थी उसूलन 130 में, वो तो उनको जितवा दिया गया था। और मेरे ख्याल में जो जो जैसे बाकी लोगों ने कहा ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले या तेरी सियासत से हम निकले, उस जगह पे मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी होना चाहिए था। लेकिन एनीवे जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था, उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये जिस कोई वहाँ कोई बैठा हुआ है वो हरा रहा है, जिता रहा है, किसी को जिता रहा है, किसी को हरा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम उसको एक वो पोइम की सूरत में करें तो उनका कहना चाहते थे कि ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कुड नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। वो ये कहना चाह रहे थे। ठीक अब है, आगे बढ़े ना, अब आगे जो है इलेक्शन, आगे क्या होगा? आगे सिंपल ये होगा कि जब आप किसी जगह बैठते हैं तो मैं और आप किसी एक जगह बैठेंगे तो और हम एक तरफ रास्ता करेंगे। अगर हमारी आइडियोलॉजीज ठीक नहीं है, और आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ासतौर पे हाउ यू हैंडल द फाइनेंशियल इश्यूज़, वो आपका की होता है, आपकी जो जो मंशूर होता है उसके पीछे होता है। अगर हमारे मंशूर में या हमारी आइडियोलॉजी में बाज़ लोगों के साथ मिल के चलना नहीं हो सकता, तो उससे बेहतर है आप उनसे अलग होकर चलो। आप अपनी आइडेंटिटी को करके, और ये जो मिलजुल कर चलना होता है ना, वो सही नहीं होता। मैं इसलिए मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ मतलब कि जो 2018 का एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा क्योंकि आपकी कोलिशन गवर्नमेंट थी। मैं नहीं, वो हमारी पहले भी थी, हम वो चाहते ही नहीं थे और इमरान खान कभी नहीं चाहता था। लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का ताल्लुक उस पतंग और हवा की तरह होता है कि अगर हवा ना हो, जो कि ऑपोजिशन होती है, तो पतंग कभी ऊपर नहीं उड़ती। और जितनी तेज़ हवा हो उतनी पतंग ऊपर उड़ती है, प्रोवाइडेड पतंग उड़ाने वाला जो है ना, उसके अंदर एक उसकी कैपेसिटी हो कि वो पतंग को उड़ा सकता है, मतलब मैन्यूवर कर एक सकता है। आप फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करने जा रहे हैं कौमी असम्बली सेनेट में, तो आप हैं ही। हाँ बिल्कुल। ओके, अब मैं अगर अफनान साहब से भी पूछ चुका, सेनेटर अफनान साहब, सर आप बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर हुमायूं साहब की, उनका हम एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहेंगे इलेक्शंस के हवाले से। उन्होंने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीटीआई के तमाम ओहदेदारान बात कर रहे हैं। आप इस हवाले से बताइएगा, आपका और पीपल्स पार्टी का राब्ता हुआ, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब से मिले थे। अब पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, बहुत सी मीडिया में फार्मूलाज की बात हो रही है, तो क्या हम पीडीएम के हवाले से गवर्नमेंट थी 16 माह की आपकी, उसी की एक नई शक्ल देखेंगे? बहुत से तज्जियाकार कह रहे हैं पीडीएम 2 की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं हम लोग, हुकूमती इत्तेहाद वही बन रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस बात का जो है वो कभी इम्कान मौजूद है। ये मुझे वापस आ रही है, मेरी आवाज़ ही एको हो रही है। ओके सर, मैं सर इसको करते हैं, आप गुफ्तगू जारी रखिएगा सर, कंट्रोल करते हैं सर इसको। देखिए बात ये है कि जो इसका जो इलेक्शन का जो आपने इन्होंने भी तज्जिया किया है कि जो सर्वे के रिज़ल्ट थे वो पीटीआई के हक़ में थे। अब वो पता नहीं कौन से सर्वे थे जो इन्होंने देखे थे। ना गैलप का सर्वे इनको जिता रहा था, ना आईपॉर का सर्वे इन्हें जिता रहा था, और ना कोई और सर्वे मेरी नज़र से ऐसा गुजरा है, या कोई पीटीआई ने अपना कोई फेसबुक पे बना लिया हो अपने खुद ही हाँ एक वो इनका था, मैंने देखा उसमें 70% इमरान खान जीत रहा था। वो खुद ही पीटीआई वाले अपने फेसबुक में वो फ़ोटोशॉप करके बना लेते हैं, खुद ही सोच के कि ये वाला सर्वे होगा। तो इस तरह के अगर ये देखें, मसला वहीं का वहीं है। इन लोगों ने कुछ नहीं है, इनकी विफाक में हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, ये वाइप आउट हो चुके हैं बलूचिस्तान से, ये पंजाब में जो है अपोजिशन में जा चुके हैं, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में रह गए हैं। भैया आप कुछ सीखें, आप कोई मतलब सही सीधी बात करना ही देख लिया करें। मतलब अभी भी आप लोग मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए। तो ये एक बदकिस्मती है। जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 2018 के मुकाबले में शाफन बहुत बेहतर इलेक्शन थे, मगर इलेक्शन की जो मामलात हैं उसके ऊपर हमारे भी बहुत सारे रिजर्वेशन हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पीटीआई का कोई नामो निशान ही नहीं था, मगर इनको जिताया गया। बिलखुसूस जो है हज़ारा डिवीज़न, ये मानसरा के अंदर और जगहों के ऊपर, ये मियाँ जावेद लतीफ़ वाली सीट के ऊपर, और हमारे बहुत बड़े तादाद में
ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो मैं नहीं समझता था कि वो हारेंगे। खुरम दस्तगीर हो गया, सायरा अफजल तारड़ हो गई, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं हार सकते थे, मगर वो हारे। तो ये जो है ये है अब जो मामला। अब बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि सिर्फ़ कुछ लोगों को ये सूट करता है कि इस मुल्क की सियासत आलूदा रहे, इस मुल्क की सियासत फ्रेगमेंटेड रहे, क्योंकि उनकी दुकान चलती ही तब है जब ये सियासत जो है वो फ्रेगमेंटेड हो। उन्हीं को फ़ायदा है इस इलेक्शन का। मैं नहीं समझता, क्या कहते हैं, किसी और को इसका फ़ायदा हुआ है। ओके, ये तो सर आपने इंतखाबात के हवाले से बताया। सवाल मेरा ये था कि अब हुकूमत साजी के हवाले से आप समझते हैं कि हतमी तौर पे पेशरफ हो जाएगी? नंबर्स आप लोगों के पूरे हो गए, हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार भी PMLN को पंजाब में भी ज्वाइन कर रहे हैं, कौमी असम्बली में भी कर रहे हैं, तो ड्राइविंग सीट पे PMLN होंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर PMLN के होंगे, और पीपल्स पार्टी से क्या मामला तय होंगे? कुछ खदोखाल हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? देखें, हमारी पीपल पार्टी के साथ जो है वो कुछ मीटिंग्स हो गई हैं, और जो है वो कुछ मीटिंग्स आने वाले 1-2 दिन में हो जाएंगी। अब ज़ाहिर है एक ही फार्मूला जो मेरे नज़दीक है जो चल सकता है वो यही है कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए और मुल्क को आगे लेके जाया जाए। जो मुश्किल इकनॉमिक डिसीजन हैं वो लिए जाएं और 5 साल की प्लानिंग की जाए। लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है, फ्रेगमेंटेड है, तो ज़ाहिर है उसके लिए मुश्किल डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा, और भी मुश्किल हो जाएगा। और जो है वो जो हमने तरक्की का सफ़र 5 साल में हम तय करते, वो अब शायद मतलब कि हमें अब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपने अहम नुकता उठाया था। ताहिर, आप क्या कहेंगे? जैसे अफनान साहब कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड एक मुनकसिम किस्म की कौमी असम्बली तश्कील पा रही है, आज़ाद बहुत से हैं, इसके अलावा जो है वो PMLN जो है, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब MQM की 17 नशिस्त थे। आप किस तरह देख रही हैं? ज़ाहिर बात है ये जो कौमी असम्बली है इसके मार्ज़ वजूद में आने के बाद सियासी इस्तेकाम आपको नज़र आ रहा है, और ये जो नफ़रत और पोलराइजेशन की सियासत है उससे कोई कमी वाक़या हो रही है? सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा माशी चैलेंज है उसकी एक की फैक्टर ये है कि सियासी इस्तेकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमारे यहाँ किसी न किसी शक्ल में रही है, तो उसको इससे आगे निमटने के लिए इकनॉमिक चैलेंज से हमें सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। ये दुरुस्त है कि इंतखाबी नताइज में कोई वाज़ेह अक्सरियत या आप कह लें किसी जमात के पास नहीं आई, ऑन इट्स ओन नहीं बना सकती ऑन कोई इट्स ओन हुकूमत। नहीं बना, इत्तेहादियों के साथ मिल के बनाने। जब आप इत्तेहादियों के साथ मिलेंगे, स्मॉल इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, तो जो इफ़नान कह रहे हैं इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा किसी एक सियासी जमात का नहीं हो सकेगा, बल्कि हमारे यहाँ तो इस शक्ल में इत्तेहादी होते हैं कि मिनिस्ट्रीज़ भी पहले मांग लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ज़रूरत यह है कि अगर इसमें हम पॉजिटिव चीज़ देखें तो एक ये है कि ये मैंडेट हमारे यहाँ सियासी तकसीम कम करने का भी बायस हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, वो ऐसे कि कोई भी ऐसी जमात नहीं, मजहबी जमातों को अलावा, कि जो सूबाई सतह पे जिनकी नुमाइंदगी ना हो और वफाकी सतह पे चले, एक हुकूमत मेजर पार्टी है और दूसरे उसके साथ कोalition पार्टनर। लेकिन जो मुख्तलिफ मैंडेट आया है, सिंध में पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और हैं, तो सूबाई हुकूमतें भी 18वीं तरमीम के बाद बहुत बाअसर होगी और बहुत वसाइल उनके पास वसाइल पर। माली। अब जो वो उन्होंने मंशूर में अपने वादे किए हैं, जो वो करना चाहते थे, जो उनके थे, उसको वो अपने सूबे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बजाय ये। और जब वो सूबे में इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, वो इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पावर जनरेशन कर सकते हैं, हेल्थ और एजुकेशन की रिफॉर्म कर सकते हैं, तो उससे कंपटीशन की फ़ज़ा होगी। लेकिन आपको जो ये हुकूमत अपोजिशन का जो मुमकिन आपस में इश्तराकी अमल है वो किस तरह का नज़र आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर बात है अपोजिशन की मेन सबसे बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी, नून लीग कोलिशन में चला जाएं, आपको वही 2013 से 2018 वाला और 2018 से 2024 मेरा वाला ख्याल है यानी कि बेहतरी आएगी? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जिस तरह लेसन लर्न किए हैं और PTI ने की, तो उनको चाहिए कि अपोजिशन ज़रूर करें, लेकिन इस हद तक ना करें कि सियासी निज़ाम को दचका लगे। मैं एक मिसालें 2-3 देता हूँ। एक तो ये आप देखें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी मियाँ नवाज शरीफ की, उसमें उन्होंने एक फार्मूला एग्री किया, डॉक्टर मालिक और वो दूसरे बलूचिस्तान में। इसी तरह एक सनौला ज़हरी साहब और डॉक्टर मालिक बलोच जी का। PMLN की गवर्नमेंट में KPK में PTI की गवर्नमेंट थी और उसके दरमियान वो ज़ाहिर है फ्रिक्शन होती है सब, लेकिन उस गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया, पीपल्स पार्टी ने। तो ये है कि अगर वफाक
सूबों में मुदाखलत नहीं करता और सियासत जो है रोड के बजाय पार्लियामेंट में आती है, और जो फरीकैन की जायज़ बातें हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर को लोअर होना चाहिए और अवाम की वर्डिक्ट का एहतराम करना चाहिए, उसके लिए हमें अपनी अनाओं से बाहर निकलना हो। ये सेनेटर साहब, आप समझते हैं, आप भी इस राय से मुत्तफिक हैं कि जो सियासी दर्जा हरारत है, इलेक्शन का एक अपना मिजाज होता है, अपना टेम्पो होता है, आफ्टर द इलेक्शन जब मैंडेट मिल गया उसके बाद दर्जा हरारत को कम करके जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं उन पर आगे बढ़ने के लिए जमहूरियत में इख्तलाफ तो रहता है, जाहिर बात है, आप लोगों का काम एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना होगा, फेडरल लेवल पे सूबे में आपने हुकूमत चलानी होगी, पंजाब में आपकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, एक बड़ी अपोजिशन होगी, 113 के करीब मेरे ख्याल में नशिस्तें या 119 से पंजाब की अपोजिशन कर सकते हैं, अपोजिशन बड़ी फाल किरदार अदा कर सकते हैं। इन मामलात में हम अब आगे बढ़ेंगे, अब वो जो इलेक्शन के दिनों का रेटरिक है उसमें कोई कमी आएगी? देखिए, इससे है कि मैं जो जिस सियासत को जब हम कहते हैं ना अफ़हाम व तफ़हीम के साथ मेल मिला के कर लें, इस तरह के अमल कह लें, अफ़हाम व तफ़हीम ना कहें, जो भी है, मैं Coexistence। मैं कोएग्जिस्टेंस, देखिए कोएग्जिस्टेंस डजंट मीन कि हम दोनों मिल के एक काम करें। अब मैं आप यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है आलू गोश्त का, मुझे आलू गोश्त पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पड़ा हुआ है हम दोनों मिल के खा लें, मैं ना खाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप आइडियोलॉजी के लिहाज से करते हैं। अच्छा, अब हमारा एक सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया है, और कम अज़ कम जिन फॉर्म 45 की हम बात कर रहे हैं वो 40 से 50 वो हल्के जहां पे हमारे पास 100% फॉर्म 45 मुतल्लिका फोरम पे चले वो गए, चले गए 20 हल्कों में इलेक्शन कमीशन ने नताइज रोक लिए। एक मिनट, बीच नहीं, ये 50 में होने चाहिए। अब मैं बताता हूँ होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि हर एक हल्के में जहां जहां हम लोगों ने कहा हुआ है, वैसे तो हम 170 को क्लेम कर रहे हैं, लेकिन चले इन 50 की मैं बात करता हूं, यहां की जो इंटरनल सीसीटीवी की फुटेज है वो निकालनी चाहिए। फॉर्म 45 47 नहीं, का तकाबुल कर लेना, वो अपनी बात है, वो भी करेंगे, वहां पे कर ले। नंबर 2, फॉर्म 45 में मैं समझता हूं जो तहरीके लब्बैक हमें कह रही है कि वो अपने फॉर्म 45 शेयर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि पीएमएलएन के पास अपने फॉर्म 45 है, मेरे पास अपने फॉर्म 45 है, तो हम दोनों में से किसका ठीक होगा? तो अगर आप भी उस हल्के में कर रहे थे, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है अगर आपका फॉर्म 45 और मेरा फॉर्म 45 एक जैसा है तो फिर मैं सच्चा हूँ। अगर आपका फॉर्म 45 और उनका फॉर्म 45 एक जैसा है तो वो सच्चे हैं, फिर मैं अपने क्लेम से दस्तबरदार हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा सच्चा है तो मुझे वो सारे सीटें मिलनी चाहिए। सर वो तो चलेगा ना सांसद मामला? नहीं सर, सांसद नहीं चलेगा, वो पहले चलना चाहिए, और उसके लिए आपके पास 5 मिनट का काम है। फॉर्म 45 निकाले, क्लक 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 वो करके देख लें कि क्या है। सिंपल सी बात है, लाहौर हाई कोर्ट हम चले गए, हम इलेक्शन कमीशन चले गए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप उनको बुलाएं, फॉर्म 45 देखें। आपको पता है कि मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने कहा है कि उनके फॉर्म 45 के तहत से 47 48 दोनों में पीटीआई जीती है। ये उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। तो जब हम इसको देखें सर, इसको देखें, सिनेरियो बदल जाता है ना। पॉइंट, व्हेन पॉइंट इज टेकन, पॉइंट का मतलब ये है कि मैं 140 से 150 सीटें मेरी बनती हैं विदाउट गेटिंग जो बाकी जो होती है ना ये रिजर्व सीट्स, तो मैं तो ऑलरेडी फिर उसमें चला जाता हूं, मैं सिंपल मेजॉरिटी में चला जाता हूं, मुझे रिजर्व सीट्स मिल जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। तमाम जो मामलात आएंगे तो आप लोग क्या मतलब कि उस वक्त तक ज़रूरत एक टाइमलाइन होगी ना, 20 हल्कों के नताइज उस वक्त तक हम, अगर आप मुझसे पूछे, मेरी पॉलिटिकल पार्टी मेरी एडवाइस पूछे, मैं कहूंगा आप पार्लियामेंट में जाओ और पोजीशन में बैठो। इन द मीनवाइल अभी वैसे भी अभी तो रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुए ना, अभी तो ऑफिशियल नहीं, जब तक फॉर्म 49 नहीं आएगा रिजल्ट नहीं आएंगे। सर आगे के मंजरनामे आप जरूर देखें, लेकिन अपना बेस तो ठीक करें ना। 49 से पहले ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, सारा सिनेरियो बदल जाएगा। वो तो होगा, लेकिन वो जो केपी में आपने हुकूमत साजी करनी है, वजीर आला चुनना है, केपी पंजाब फेडरल तीनों जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है। अगर ये फॉर्म 45 जब, अगर नहीं, अगर इज रॉन्ग वर्ड, जब ये फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाएंगे तो उसके बाद तीनों जगह पे हमारी हुकूमत बनती है। बात ही खत्म हो गई। अफनान साहब वो तो कह रहे हैं कि तीनों जगह पे हुकूमत बनती है, जब तक से वो फैसला नहीं आता तब जाहिर बात है वो तो जब आएगा तब बनेगी। आपसे मैं जानना चाहूंगा, वे फॉरवर्ड में लोग भी सुनना चाहेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। ये तो मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, उन सब पे जा चुके हैं तमाम फरीकैन, मियां जावेद लतीफ़ साहब भी जा सकते हैं, ये लोग भी गए हुए हैं। आगे अब कैसे बढ़ना है? असल सवाल तो ये है इस वक्त कौम के सामने कि जो इक्तिसादी पतले हालात हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जिसकी वजह से लोगों ने अब ये वोट डाले हैं, 48-40% जो वोटर्स टर्न आउट है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनका मदावा कैसे मुमकिन है?
देखिए, उनके प्रॉब्लम्स का मदावा ज़ाहिर है मुश्किल ही होगा, क्योंकि जिस तरह की पार्लियामेंट आई है मार्द वजूद में, उसके अंदर फिर जो है वो कोई हुकूमत ऐसी इतनी ताकतवर होगी जो वो डिलीवर कर सकेगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये बदकिस्मती भी है हमारे मुल्क की कि जो है इस तरह की फ्रेगमेंटेड जो है वो पॉलिटिक्स कर दी गई है, तीसरी कुव्वत ला के बिठा दी गई है, प्रोजेक्ट इमरान खान लगाया गया, उसके वजह से मुल्क के अंदर जो तबाह बर्बादी आई है इखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे, माशी तौर पे, अब उसके जो समरात हैं वो आगे पता नहीं कितनी दहाइयों हम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो अब मैं तो कोई इतना ज़्यादा, मैं सही आपको बताऊं, मैं तो एक बड़ा प्रैग्मेटिक किस्म का जो है वो बंदा हूँ। मुझे जो है वो कोई बहुत अच्छे हालात जो है वो मतलब मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन मैं इकनॉमिकली ये नहीं देखता कि कोई बड़ा ज़बरदस्त कारनामे हम अंजाम दे सकते हैं जिस तरह की फ्रेगमेंटेड जो है वो पार्लियामेंट है इसके अंदर। जहाँ तक बात रह गई फॉर्म 45 वाली, तो ये मैं आपको बता दूं कि पीटीआई वाले जाली फॉर्म 45 बना के घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और इनको अदालत ने बोला है कि अगर आपने जाली पेश किया तो इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये हर जगह समझते हैं हर किसी को बेवकूफ़ बना लेंगे ये। तो इनके फॉर्म 45 की जो रद्दी में डालने वाला पेपर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इनके फॉर्म 45 से। अगर ये इस तरह नहीं होता फॉर्म 45 के आप खुद जाली बना लें और कहें हम इलेक्शन जीत गए। और आप मुझे बताएं कि ये मीडिया भी मतलब 92 सीटें इनकी हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो इनके इंडिपेंडेंट नहीं है, जो इनको हरा के पहुँचे हैं, उनको भी तो आप जो है ये उनको भी ओन करके बैठे हुए जिनसे आ रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाले दिनों में पीटीआई 50, 60, 70 के अराउंड होगी, बहुत ज़्यादा भी अगर हुई, क्योंकि ये जब ये निकलेंगे लोग, और ये लोग गए हैं, इनके जितने लोग गए हैं मेरी नॉलेज के मुताबिक वो 22 हैं जिन्होंने फॉर्म 45 वाली कहानी की ये जो बता रहे हैं। अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसके साथ उसका अदाला होना चाहिए। हम कोई साकिब निसार वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है पाकिस्तान में कि जिसने रिकाउंट ही नहीं होने दिया 2018 के इलेक्शन में। मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरा रिकाउंट नहीं होने दिया, मेरे वोट गिजरी के नाले से निकले थे, आप जाके बेशक चेक कर ले, पूरे पाकिस्तान में खबर चली थी। तो ये वो वाली जगह, वो वाला मामला तो नहीं है, इनकी खुशकिस्मती है, वरना अगर कोई साकिब निसार बैठा होता तो रिकाउंट भी नहीं मिलना था इनको। तो अगर किसी के साथ कहीं भी ज्यादती हुई है, हम भी कुछ जगहों पे जाएंगे, ये भी चले जाएं, और मैं ही समझता हूँ कि उसका अदाला होना चाहिए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो जीता है अवाम का जो राइट, अवाम का राइट है कि वो इलेक्ट करें अपना नुमाइंदा, ये किसी का राइट नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करते करें बैठ के। ये डाका मारने के मुतरादिफ है, डाका मारना भी बल्कि जो है नेक काम है इसके मुकाबले में, कि आप जो है आवाम की जो है वो उसको चेंज कर दें रिजल्ट को। आम नुकात तो मैं जो है ये समझता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है। जी ठीक आपने कहा अफनान भाई, मैं छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद आऊँगा। आपने आम नुकात उठाए हैं कि आवाम के वोट से जो मुंतखब होकर आए उनको नुमाइंदगी का हक हासिल है, और जो भी मुतल्लिका फोरम्स है जो बड़े इंपॉर्टेंट और पावरफुल हैं वो इस हवाले से फैसला करेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो मैं ताहिर साहब से पूछूंगा, आपने कहा कि फ्रेगमेंटेड, आपने दोबारा बात दोहराई कि फ्रेगमेंटेड मैंडेट है, इसमें बहुत से ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा सकते जो मैनिफेस्टो में हर पार्टी के अपने हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जब स्पीच की थी तो उन्होंने कहा था 10 साल पाकिस्तान को स्टेबिलिटी के चाहिए पॉलिटिकल, ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ हम बढ़ें। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, दीगर नुकात भी उठाएंगे, हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर।
खबर दें आपको, लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, अताउल्ला तर, ओन चौधरी, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुनाया है। दरखास्तें काबिल समात नहीं है और जस्टिस अली बाकर नजफी ने ऐसा कहा है। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नवीद हयात से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी ने मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, तारड़, सैफुल मलूक खोकर, अलीम खान और दीगरान के इंतहाबी नताइज के खिलाफ जो दरखास्तें दायर की गई थी उन पर तहरीरी फैसला सुना दिया है। अदालत ने सलमान अकरम राजा समेत दीगरान की दरखास्तें नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी हैं और 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में अदालत ने दरखास्त गुजारों को जो है इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया है। अदालत ने करार दिया है कि दरखास्त गुजार जो है उनकी गैर मौजूदगी में जो जारी किए गए नताइज हैं उनके खिलाफ जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने दरखास्तें दायर की थी और अदालत ने इन दरखास्तों को नाकाबिल समात करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समात हुई तो अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया था और कहा था कि अदालत ने कानूनी सवालात उठाए थे और कहा था, इस्तफसार किया था कि ऐसी दरखास्तें बराह रास्त हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हो सकती हैं या नहीं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने वादिया किया था कि इंतखाबी नताइज को बराह रास्त हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया था और अब महफूज फैसला सुनाते हुए तमाम दरखास्त गुजारों की जो दरखास्तें थी उन्हें खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया है। जी, नवीद हयात हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, अताउल्ला तारड़, ओन चौधरी समेत ख्वाजा आसिफ समेत 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने महफूज फैसला सुनाया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। लाहौर से हल्का NA 117 से अलीम खान, NA 119 से मरियम नवाज थी और ये थी PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी सुन रहे थे। इलेक्शन के हवाले से जो कंप्लेंट्स थी लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई थी, अभी महफूज फैसला जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने सुनाया है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 9 हल्कों से मुतल्लिक दरखास्तें आई थी इन्हें नाकाबिल समात करार दिया है और इन्हें खारिज कर दिया गया है। ऑब्वियसली मुतल्लिका फोरम इलेक्शन कमीशन है, पहले वहाँ जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, तो पूरा एक प्रोसीजर है। तो हमने कहा कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करें। ताहिर साहब, मैं एक तो इस वाले से भी कमेंट कीजिएगा। अभी जैसे सेनेटर साहब बात कर रहे थे कि इनकी कंप्लेंट्स हैं, तो उनके अपने अपने फोरम्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने, जैसे मैंने कहा, 20 हल्कों के नताइज रोके हैं। इनमें 9 कौमी असम्बली के, 11 सूबाई असम्बली के, 18 दरखास्तें थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। दूसरा, 10 साल की नवाज शरीफ साहब तो बात कर रहे थे कि वी नीड 10 ईयर्स ऑफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी। सेनेटर अफनान साहब कह रहे हैं कि वो इतने कोई होपफुल नहीं है क्योंकि फ्रेगमेंटेड मैंडेट है और उसमें मुश्किल और बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। दोनों नुकात पे जवाब दीजिए। जी, पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और ये लिखा है कि वो जब इंतखाबात होते हैं तो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन या रेजोल्यूशन जो ट्रिब्यूनल हैं इलेक्शन कमीशन के, जहाँ मौजूद जज साहिबान बैठते हैं हाई कोर्ट लेवल के, वो इसका फैसला करते हैं इंतखाबी उज़रदारियों का, कंप्लेंट्स का, इन सारी चीज़ों को, और वहाँ के डिसीजन अगर आ जाए उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि ये इसमें एक चीज़ थी। दूसरा जो एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस पूरा एक वो है, स्टेप वाइज जाते हैं। तो मुझे भी हैरत हुई और सेनेटर साहब भी कह रहे हैं कि डायरेक्ट रेलिवेंट फोरम के जाए बगैर वहाँ वो चलें, क्लियर होगी ये बात। अब आगे जो 10 साल का आप कह रहे हैं, जो उन्होंने स्पीच में कहा था, पॉलिसीज़ का तसलसल तो ज़ाहिर है। अगर आप चाइना पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए कि चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम ये है कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म मॉडल जो देते हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं 10 साल के लिए, और फिर वो एक जो सदर होता है उसको तसलसल बरकरार रखता है। पाकिस्तान के यहाँ एक तो ये कि सियासी जमातों के पास इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान ही नहीं, अपने इकोनॉमिस्ट नहीं है।
दूसरा ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमतें वक्त पूरा नहीं कर पाती, रिफॉर्म्स पे कंसेंसस ही नहीं है लीड पे। तो अब ये है कि इस कोएलिशन गवर्नमेंट में अगर ये करना चाहें तो कोई भी ऐसी मुश्किल इसलिए बात नहीं कि एक लिहाज से ये लकी भी है कि जो टफ डिसीजन थे केयर टेकर सेटअप में हो चुके। आप देखें जहाँ तक करेंसी स्टेबलाइजेशन की बात है, SIFC की बात है, टैक्स की चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन। IMF का प्रोग्राम है, आज निगरान वज़ीर आज़म साहब से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जाहिर बात है अगर नया प्लान लेना है, आपने प्रोग्राम लेना है IMF का, तो नई आने वाली हुकूमत को फैसले करने होंगे। और वो जिस तरह पिछले इकदामात से IMF हमारे से खुश था, तो वो उनके साथ साथ हमारे लिए नेक्स्ट उससे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ मईशत का पहिया चलाना है। ये बात है। उसके लिए क्या इकदामात होंगे कि आप सर्कुलर डेट कैसे ख़त्म करेंगे, आप जो सर आपने मार्केट कॉन्फिडेंस है, आप सेनेटर अफनान साहब की जमात का एक और व्यू है, पीपल्स पार्टी का दूसरा व्यू है, निजकारी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उस हवाले से बात हो रही थी। कोई व्यू है ही नहीं। एक पार्टी जो कहती है कि नहीं होनी चाहिए प्राइवेटाइज, दूसरी कहती नहीं होनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि अपोजिशन में कौन है और गवर्नमेंट में कौन। तो इनका कोई कंसेंसस आपस में ऐसा नहीं नजर आता, और इनके पास स्पेस भी बड़ी कम है रिफॉर्म्स के लिए। और तीसरी चीज ये है कि विल टू रिफॉर्म भी पुअर। विल अगर हो भी, लेकिन वो सियासी जमातों के अंदर रिफॉर्म करने से किसने रोका है कि आप अच्छे टिकट दें, आप अच्छी पॉलिसी दें। तीन आज हमने इब्तिदाई में बताया जहांगीर तरीन साहब, ये अच्छी रवायत है। मैं समझता हूँ 6-7 ऐसे लेसन हैं इलेक्शन के कि जो बड़े पॉजिटिव हैं, नाजरीन को बताने चाहिए। एक तो ये कि वेस्ट की तरह जिस तरह आप एक्सेप्ट करते हैं डिसीजन को, दूसरा कोई जगह पे हारने वालों ने मुबारकबाद दी, एक्सेप्ट की। ख्वाजा साद रफ़ीक से लेके हाफिज़ नईमुर रहमान और मुस्तफ़ा नवाज़ को, ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट अपहोल्ड होनी चाहिए। दूसरा ये है कि लोगों ने बरादरी नेटवर्क्स को ब्रेक किया, ठीक है, थाना कचहरी पैटर्नेज पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के लोगों ने कौमी जमातों के, सियासी जमातों के मैनिफेस्टो और नैरेटिव पे वोट दिए। और जो था ये कि जो यूथ वोटर है उसने बग़ैर इसके देखे कि वो कैंपेन पैसा उसने ख़ुद माइंड मेक किया, और पोलिंग स्टेशन ना उसने ट्रांसपोर्ट लिए, ना उसने खाने का तकाजा किया है, ना उसने रवायती, तो ये नए रुझानात है। सेनेटर साहब एक और भी आपसे नुकता जाना चाहूँगा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि जो आपके उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट है और रिजर्व सीट्स की भी आप बात कर रहे थे, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला क्या किया है? क्योंकि जो आपके आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं, आप लोगों की नामजद करदा थे लेकिन अपने अपने सिम्बल्स के साथ, तो आपको रिजर्व सीट उसी सूरत में मिलेगी जब आप किसी से इलाक़ करेंगे या सियासी जमात के साथ कोई अलायंस करेंगे। तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हो रही है? देखिए, इस तरह ये है कि हम लोग एक तरफ बात कर रहे हैं हाई मॉरल वैल्यूज़ की, हम बात कर रहे हैं कि जी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, या उसमें अगर आप लेट्स से आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेते हैं जो कि साइफर केस में था, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जो नोट लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो जेन्युइन इलेक्शंस होते हैं उनको आप मेयार को करके देखें जो उसके लिए ज़रूरी होते, कि वो इस इलेक्शन में थे वो नहीं थे। फिर हमने देखा कि जो सबसे बड़ी बात जो इस इलेक्शंस की थी, वो जैसे अभी बात हो रही थी, वो ये थी कि अवाम बाहर निकली है और बहुत बड़े उस लिहाज से उन्होंने अपना मैंडेट दिया है, ठीक है, और उस लिहाज से बगैर किसी प्रॉब्लम के। हाँ, प्रॉब्लम्स होती थी, होती हैं, होती रहेंगी। यहाँ पे अफनान साहब ने और जहाँ पे हर एक बंदा हम लोग बात कर रहे हैं कि तीसरी कुव्वत, तो दैट इज़ वेयर हम सबको मिल के आना चाहिए। और हार जीत के अलावा अगर हम समझते हैं, जेन्युइनली हमें करना चाहिए, अगर हम समझते हैं कि हम लोग जीते नहीं थे, हर एक को पता है कौन जीता था कौन नहीं जीता था, हर एक को पता है। आपको पता होगा कि आप जीते हैं या नहीं जीते, आपका पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, तो वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करके अगले को स्पेस दो। ये जो 2-3 लोगों ने छोड़ा है और अपनी सियासत भी किया है, अच्छा किया उन्होंने ये किया है। अगर हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो ये फिर हम पाकिस्तान के अंदर एक चेंज लेकर आएंगे। रही बात वोटर की, रही बात मैं इंडिपेंडेंट की बात उसी लिहाज से मैं कर रहा हूँ। देखिए, इंडिपेंडेंट सबको पता है कि 2 किस्म के इंडिपेंडेंट, एक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, जिन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म में जमा कराया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, और जिसके चाहे वो गाजर मूली वो क्या कह सकते हैं उसे बैंगन था, उस बैंगन ने आके जब शेर को मारा है तो उसको लोगों ने ढूंढ के वहां पे वोट दिया। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल है कि अब आपके जो डिपेंडेंट आए हैं रिजर्व सीट देने के लिए एक पार्टी सुन ले, उस जगह पे हाई मॉरल ग्राउंड्स पे चले जाएं। और जैसे एक दफा मरियम नवाज साहिबा ने कहा था
कि जो लोटे की जगह होती है वो बाथरूम होती है, और फिर अगर वही एक लोटे को अपने साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रही हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि वो बाथरूम की तस्वीर है या किस जगह की तस्वीर है कि भाई आप लोटे को अपने साथ करा रहे हो, खुद इसके बारे में कर रहे हो। तो हमें एज ए पॉलिटिशियन हमें खुद इस चीज़ को रेजिस्ट करना चाहिए। आप आ रहे मेरे पास, मैं कहूँगा नहीं थैंक यू वेरी मच, आपने पीटीआई की टिकट बेच ली है। ये जिस वैसे तो ये आप पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन वसीम कादिर साहब की आप बात कर रहे हैं ना, 2000 हमारे पास तस्वीर इस वक्त नहीं होगी अगर प्रोड्यूसर साहब निकालें, उस्मान बुज़दार साहब, मेरे सवाल सुनिए। मैं मानता हूं, मुझे पता है, मुझे पता है ये नून लीग से पीटीआई में आए थे, मुझे पता है। देखिए उस वक्त हलाल था, सुने सर, हलाल नहीं था। सुने, अगर आप इलेक्शन अभी नहीं किया, आप इलेक्शन से पहले किसी भी पार्टी में चले जाए, उनका टिकट लेके जीत जाए, एक बात है। आप मेरे टिकट पे जीत के कहीं और चले जाए, ये दूसरी बात है। इन दो को मत मिक्स करें। आजाद नहीं है वो आजाद नहीं है। अच्छा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड है। उनकी वो हैसियत ही नहीं है कि उनको इतने वोट पड़े, उनकी वो हैसियत नहीं है कि वो उस शख्स को शेयर करे। लेकिन एक मिनट, आजाद लोगों को नहीं शामिल करना चाहिए। नहीं, देखिए आपको पता है कि ये आजाद नहीं है, आपको पता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है, लेकिन उससे आगे जाते हैं। आप उस आइडेंटिटी को, मैं सवाल यही था कि जब तक ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, बहुत से मीडिया क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये और जमातों में भी चले जाएंगे। सर नहीं जाना चाहिए, किसी को नहीं जाना चाहिए, और जो जाएगा वो अपनी बेइज्जती उसी तरीके से कराएगा, क्योंकि लोग आपकी स्ट्रेटजी अच्छा एक और चीज है फ्यूचर के लिए मैं बात बता देता हूं। अगर हम देख लेते हैं ये इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं, तो हम देखते हैं 2000 लेट्स से मैं 2013 को देखता हूं, 2018 को देखता हूं, 2024 को देखता हूं। आप देख ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इलेक्शंस में पहले से बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो जब आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करते आगे वो करते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली दफा तो और भी ज्यादा स्ट्रांगली आएगी। ठीक है, अब इसके लिए इसके लिए नहीं, मेहनत के अलावा अभी आप सोच ले, मैं आपको पहले भी बता रहा था, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में 40 के करीब सीटें ले जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? और आप ये भी कहा था कि परवेज खट्टक साहब को हरा देंगे। आज उन्होंने मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि उनके ड्राइवर को भी उनके सामने खड़ा कर देकर हटा देगा। अभी ब्रेक, अब ये नहीं पता कि ये ब्रेक कब तक है, लेकिन मेरे लिहाज से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। पॉलिटिक्स से हमेशा पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, नहीं ब्रेक नहीं होती है, ये खत्म, फिनिश। अच्छा, उनके वैसे भी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। आप चाहते हैं जो आपके ऑपोजिशन है वो खत्म, ब्रेक नहीं, बाज जगहों पे ये तो बताया ना किस पार्टी से इल्हाक कर रहे हैं, ये सवाल मेरा रह गया। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज डिसाइड करना था, कल तक हो जाएगा, कल या परसों तक हो जाएगा कि हमने किस पार्टी के साथ करना है या हमारा क्या वो, ताकि रिजर्व सीटें हमें मिल जाए। ठीक है, और इन चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सबको तशवीश होनी चाहिए वो ये है कि इस साल, अगले साल, अगले 5 साल में 2.5 करोड़ नया वोटर आ जाएगा। ये 2.5 करोड़ नया वोटर 80% तहरीक इंसाफ का होगा, और आज के साथ 80% कर लो, देख लो। नहीं, मैं बता देता हूं, सुन ले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पॉलिटिक्स की टाइटैनिक है। जो इमरान खान जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जब उससे टकराई है तो टूट गई है, डूब रही है। तो ये आप छलांगे मार लो वहां से। अफनान साहब, ये तो आपको सर डरा रहे हैं, कह रहे छलांग लगा लें, टाइटैनिक करार दे रहे हैं आपकी जमात को। वैसे 2024 का लेसन क्या है पीएमएलएन के लिए सर? देखिए, बात ये है कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पीएमएलएन कितनी इफेक्टिव है और कितनी ज़बरदस्त है। 2002 में जब मियां वाली से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे जी, तो इन्होंने हमसे दरख्वास्त की पीटीआई वालों ने कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इनके पास ज़ाहिर ना कोई सीट थी ना कोई बंदे थे। तो वहाँ पे हमारे जो लोग थे उन्होंने इनकी कैंपेन की, वहाँ पे हमने बंदा नहीं खड़ा किया और ये वहाँ से पहली दफ़ा ज़िंदगी में इलेक्शन जीत गए। तो ये जो टाइटैनिक और आइसबर्ग की कहानी है, ये आप किसी और को जाके सुनाएं। आपका शौकत खानम की ज़मीन मियां नवाज शरीफ ने दी और 50 करोड़ रुपए भी दिए ऊपर, जिसके ऊपर आपकी सारी सियासत खड़ी हुई है। तो ये जो है हमें आप ख़त्म कर लेंगे, ये बड़े बड़े डिक्टेटर आगे चले गए, वो नहीं ख़त्म कर सके, आपके इस खेत की मूली है। तो और जहाँ तक बात रह गई इलेक्शन में बेहतरी आने की, हमने आपका सफाया कर दिया है। आप पंजाब से फारिग हो चुके हैं, आप बलूचिस्तान से फारिग हो चुके हैं, आप सिंध से फारिग हो चुके हैं, आप किस दुनिया में, आप विफाक से फारिग हो चुके हैं। ये बेहतर रिजल्ट है ये कि पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, विफाक में आपकी हुकूमत थी, आज आपकी सिर्फ पख्तूनख्वा में हुकूमत होगी। अगर ये बेहतरी है ना, तो अगले इलेक्शन में आप 2002 वाली पोजीशन में आने वाले हैं। आप देखते जाएं आपके साथ होता क्या है। तो ये ठीक है, आपने जो कहानियाँ सुननी है मैंने भी ब्रेक में चेक कर लिया है
इन्होंने 14 दरख्वास्तें दी हैं पीटीआई वालों ने 14। ये इलेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, तो ये इधर टीवी में बैठ के कह रहे हैं हमारी 180 हो जाएंगे, और उधर जाके ट्रिब्यूनल में 14 दरख्वास्तें दी हैं। तो इस तरह अगर इलेक्शन इन्होंने लड़ना है, और मतलब ये वही है ना, बयानियाँ है, सच और झूठ कुछ नहीं है, बस बोले जाओ जो बोलना है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जहाँ तक बात रही मुल्क के माशी मसाइल की, तो माजरत, ये जो यंग वोटर्स की बात कर रहे हैं जो 18 से 25 साल का है, जिसपे इजाफा हुआ था, ये 5 साल में मेरे ख्याल में कोई 2-1 करोड़ के करीब इजाफा हुआ है। तारिक साहब ऐसा ही है ना? और बिरयानी नहीं खाता, ओवरऑल 4 करोड़ के करोड़। करीब। जी, तो इनको कैसे अट्रैक्ट करेगी PMLN? क्योंकि पीटीआई का दावा यह है कि ये ज्यादातर वोटर्स, वैसे जो अभी फिगर्स फाफर ने दिए हैं, तो इनके वोटों में 1 करोड़ 70 लाख के करीब हैं पीटीआई के वोट। मेरे ख्याल में 2018 में भी इसके करीब ही थे, और आप लोगों के भी 1 करोड़ से ऊपर थे। उतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इनका दावा यह है कि यंगस्टर्स इनकी तरफ माइल हैं। इनको कैसे माइल किया जाएगा अपनी तरफ, PMLN? देखिए, इनके जो वोट हैं वो 3 लाख बढ़े हैं, जो मैंने चेक किया था। 3 लाख बढ़े हैं, जी जी। और हमारे वोट जो हैं वो तकरीबन कुछ 4 या 6 लाख बढ़े हैं। हमारा जो वोटिंग पैटर्न है वो मैंने सारे देखे हैं। हमें जो मेजर इशू आया है वो सेंट्रल पंजाब में जो हमारा वोटर है वो नहीं निकला। अच्छा। और सेंट्रल पंजाब में टर्न आउट लो रहा है। ये जो बात कर रहे हैं जवान वोटर की, और जो जाके वो, ये बात है ही गलत बुनियादी तौर पर कि वो पीटीआई की तरफ है। अगर वो पीटीआई की तरफ होता तो फिर हमें किसने वोट दिए? हमारे तरफ यूथ ज़्यादा है। अभी आप मज़ीद जब आएगा ना रिज़ल्ट, इवन 2018 के इलेक्शन के रिज़ल्ट में भी यूथ हमारे साथ ज़्यादा थी, मगर वो क्योंकि बयानिया और प्रोपेगेंडा था तो वो इसलिए लोग उसमें ये चीज़ देख नहीं सके। तो कुछ जो वोटिंग पैटर्न्स हैं वो सेंट्रल पंजाब के, वो हमारे लिए ऐसे हैं जिसको हमने देखना। अगर हमारा वोटर निकल आता वहाँ पे और वोटर टर्न आउट 50 या 51-52% होता तो हम वो इलेक्शन ना हारते। लेकिन क्योंकि हमारा वोटर नहीं निकल सका, उसकी वजह से जो है वो हमें वहाँ पे वजह क्या बनी ना निकलने की? फेस करना पड़े। क्यों नहीं निकला? देखिए, वो जो नेक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन थी, अच्छा, 16 महीने की, उसने हमारा कैपिटल जो है, पॉलिटिकल कैपिटल, उसको बर्न किया। ठीक है। और उसको क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट से बचा रहे थे मुल्क को, और ये लोग कैंपेन कर रहे थे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, तो ज़ाहिर है हमारे लिए तो मुल्क को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अपने पॉलिटिकल कैपिटल के मुकाबले में, क्योंकि ये मुल्क है तो सब कुछ है। ठीक। मगर इनके लिए हुकूमत में आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक पूरा मुल्क जल जाए, इसमें कुछ ना बचे, लेकिन इनको हुकूमत मिल जाए। हमारी इस तरह की सोच नहीं है। ठीक है, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया और उसकी कीमत हमने फिर इलेक्शन में अदा आपने पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की। ताहिर, आप बताइएगा, आप बहुत से सवाल से कैलकुलेशंस करते हैं, ये बताइएगा कि जो वोटिंग पैटर्न्स रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आप तो खुद माशाल्लाह एक टीचर भी हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते भी। हमारी यंग जनरेशन जो है वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है, पार्टिसिपेट करती है, और जैसे ये डॉक्टर हुमायूं साहब भी कह रहे हैं कि जी फ्यूचर में हम 2013 से अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं, जबकि अफनान साहब ने ये माना है कि इनका वोटर उस तरह नहीं निकला सेंट्रल पंजाब से। अगर निकलता तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होता। एक तो बात ये कि इंगेजमेंट की, ये जो जमातें हैं, तहरीके इसके पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मजहबी जमातें JUI, ये इंगेज नहीं कर रही यूथ के साथ। वजह क्या है आपके? और ये देखें कि अफनान साहब एक नौजवान आदमी हैं, PhD हैं IT में, राना एहसान अफजल हैं, नौजवान लोगों की लिस्ट बना लें। इनकी क़यादत इनको भी फ्रंट सीट पे नहीं बिठाती। आप यूथ वोटर की बात कर रही, फ्रंट सीट पे इनको नहीं बिठाती। तो बात ये है कि जो रवायती एक सोसाइटी में शिफ्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मिडिल क्लास जो एस्पायरेशंस हैं उनको ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और सोसाइटी नौजवान क्या सोच रहे हैं उनके साथ इंगेज नहीं कर रहे। जहाँ तक इनका ये है कि इंडिविजुअल्स, सियासी जमातें कंफर्ट जोन में हारती हैं, तो मुस्लिम लीग नून कंफर्ट जोन में थी। वो तो कह रहे हैं हमारा पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल हो गया ना महंगाई की वजह से। बात ये PDM की 16 माह की हुकूमत इनको इफेक्ट कर गई पॉलिटिकली। तो महंगाई की वजह से तो इतने वोट भी नहीं मिलने चाहिए थे जितने अफनान साहब बता रहे हैं। लोग घरों से क्यों नहीं निकले? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि एक वाहिद हम फरीक हैं, और नैरेटिव के बजाय इन्होंने मैनेजमेंट पे तवज्जो दी। तो वो मैनेजमेंट इन्हें ले डूबी है। दूसरा ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को सियासी कंपेन करने ही नहीं दी गई। उनका जो अपना बयानिया है उसके बजाय वो शहबाज शरीफ के बयानिए पे करते रहे। वो लंदन से आए हैं
और मीनारे पाकिस्तान में 21 ज़बरदस्त अक्टूबर, हाँ। जलसा किया है और उसके बाद फिर- एक ड्राइंग रूम से निकल के दूसरे ड्राइंग रूम में चले गए। उसके बाद एक लंबा गैप नहीं, है। उस वक्त तो पीटीआई ने भी कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं की ना। वो तो उन बेचारे क्या करते हैं, लेकिन इनको तो इजाज़त थी चले, ये कह देती हैं इजाज़त का भी इन्होंने कहा कि बस साड़ी गल हुई है, साड़ी गल हुई है, कोई बयानिया नहीं होता। ये अफनान साहब इस पे क्या सर कमेंट करेंगे? ये ताहिर साहब ने बड़ा थ्रेड भी एनालिसिस मैं किया आपकी आपको- जमात का। अफनान साहब देखिए, इन्होंने जो बात की है वो जो इन्होंने मैनेजमेंट वर्सेस नैरेटिव वाली बात की है, वो तो मैं जो है उसको किसी हद तक मैं उसकी तायद करूँगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हमारा इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा फोकस था कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, उसके डायनामिक्स क्या हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और उसकी करंट सिचुएशन क्या है, और उसमें मेन प्लेयर्स क्या हैं, और उसके हिसाब से हमने वो चेस बोर्ड बनाया हुआ था और उसके हिसाब से हम अपना चल रहे थे कि इसको ऊपर लड़ाना है, इसको नीचे लड़ाना है, ये बरादरी है, धड़ा। हमने उस हिसाब से उसको बड़ी डिटेल में जाके इस मामले को देखा, लेकिन और इसका हमें फ़ायदा भी हुआ। ये मैनेजमेंट अगर हम ना करते तो रिज़ल्ट और बुरा आता। लेकिन जो नैरेटिव वाली जंग थी उसमें शायद हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कंफर्ट जोन भी शायद एक वजह होगी, ठीक कह रहे हैं ये। लेकिन ये एक चीज़ है जो हमें आगे जिसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा आगे, क्योंकि अगर हमने आवाम को इंगेज करना है, यूथ को इंगेज करना है, तो हमें जो है वो एक इंटरैक्टिव किस्म का जो है वो मामला आप लेके सही कह रहे हैं। चलना पड़ेगा और इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा अपनी इंक्लूसिव बनाने जमात का को। सर बिल्कुल आखिरी मिनट से Inclusion जो है वो आखिरी मिनट से सर अफनान साहब आपने सही नुक्ता उठाया। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा पीटीआई के लिए लेसन लर्न किया है कि आप लोगों ने ब्रीफली बताएगा, और केपी में कोई सीएम की जल्द अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि वहाँ तो आप बिल्कुल क्लियर पोजीशन में है ना, उसका भी जवाब हाँ दीजिएगा इंशाल्लाह ताला जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी। 4-5 मेन कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक के ऊपर हो जाएगा। इस दफा और- चॉइस बेहतर होगी। इस दफा उस्मान बुज़दार नहीं, महमूद खान में बड़ी हिट पड़ी आपको। इस दफा ऑब्वियसली बेहतर होगी। अगर नहीं बेहतर होगी तो हम मार खाएंगे। सिंपल सी बात ये, हमें सीखना चाहिए। मैं अफनान साहब ने 2-3 दफा 1-2 बातें की और मैं उसको Briefly आगे सर, लेकर बिल्कुल, जा 30 briefly। seconds। उन्होंने कहा हम डिवाइड है। देखिए, हमें एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट करना चाहिए, हमें डिवाइड नहीं होना अच्छी चाहिए। बात है। हमें एक दूसरे के बहुत साथ अच्छा। कॉन्टेस्ट करते हुए हमें जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको पॉलिटिकल एंगेजमेंट से अलग करके Yes. हम आपस में डिफरेंसेस करें। मैं अफनान के साथ जितना मर्जी डिफरेंस करूं, बट वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, वी शुड कॉन्टेस्ट अगेंस्ट ईच अदर। That is a very और good उसके point. ऊपर हम करें तो द लेसन लर्न इज दैट कि हम लोग इस इलेक्शन में देखें कि अवाम निकली, अवाम ने किसको तरजीह दी है, अवाम ने वोट को तरजीह दी है। अवाम ने किसको कर दिया, अवाम ने एक नैरेटिव और उन लोगों को क्या। सो लेट्स कम टुगेदर ऑन दिस सिंगल पॉइंट एजेंडा, गो फॉरवर्ड, गुड और बैड एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करते हुए पाकिस्तान के सिनेरियो को चेंज करें, और हम ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। वेरी वेल सेड सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर नईम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने गुफ्तगू की जो इस वक्त इंतखाबी नताइज के बाद का जो मंजरनामा बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कल भी इन्हीं मामलात को उठाएंगे। अब देखते हैं पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या फैसले करती है। ये मामलात कल तक उठाए रखते हैं। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच तो है कि प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।